नमस्कार। इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ में मोड की कैलकुलेशन के बाद हम आते हैं कंटिन्यूअस सीरीज़ में मोड को किस तरह से ज्ञात किया जाता है। तो कंटिन्यूअस सीरीज़ में मोड को ज्ञात करने के लिए हम दो विधियों का यहाँ भी दो विधियों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहले हमने डिस्क्रीट सीरीज़ में भी दो विधियों का इस्तेमाल किया था। एक जो इंस्पेक्शन मेथड है और दूसरी है जो ग्रुपिंग मेथड है। तो इन दोनों विधियों के द्वारा हम मोड को ज्ञात कर सकते हैं। अब जो यदि हमारी प्रॉब्लम में फ्रीक्वेंसी यदि नियमित है तो उसको हम इंस्पेक्शन विधि के द्वारा मॉडल ग्रुप का पता लगाते हैं। और यदि अनियमित फ्रीक्वेंसीज हैं तो कंटिन्यूअस सीरीज़ में हम ग्रुपिंग मेथड के द्वारा विश्लेषण करके जो बहुलक वर्ग है उसका निर्धारण करते हैं। उसके पश्चात जो बहुलक वर्ग की सीमाओं के अंतर्गत हम बहुलक का मूल्य निर्धारित करने के लिए कि बहुलक मोड क्या है, ग्रुपिंग मेथड से और इनसे हमको उसका वर्ग का पता चलता है कि ये वर्ग बहुलक है। तो उसका मोड मतलब मोड है ये ग्रुप का, तो हमको सीरीज़ पता चल जाती कि इस सीरीज़ में ये बहुलक है। तो उसको ज्ञात करने के लिए हमको ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होता है। Z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। अब यहाँ पर जो मोड है उसकी जो थोड़ी सी डेरिवेशन दे रखी है कि Z इज इक्वल टू जो अधर सीमा में जोड़ के मतलब जो आवृत्तियों के अंतर के रूप में लिखा जाता है जिसको, तो अधर सीमा में जोड़कर और अपर सीमा में घटा के, तो ये जो F1 माइनस F0 हम लिखते हैं तो वो इसी तरह से यहाँ पर इसको इसके डेरिवेशन है। हमको डेरिवेशन से इतना कुछ लेना देना नहीं है। तो L1 और L2 जो हैं वो बहुलक वर्ग की अपर अधर और अपर सीमाएं होती हैं। और यहाँ पर हम डेल्टा वन और डेल्टा टू का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डेल्टा वन और डेल्टा वन इज इक्वल टू F1 माइनस F0 और डेल्टा टू इज इक्वल टू F1 माइनस F2 है। तो ये फॉर्मूला हमारा हो जाता है। और इस फॉर्मूले में जैसा कि पहले आपको बता चुकी हूँ मैं कि जो L1 है, Z तो हम मोड को डिनोट करते हैं और L जो है वो बहुलक वर्ग की सीमा है और F1 और I जो है उसका विस्तार है। F1 जो है वो जो बहुलक वर्ग है उसकी आवृत्ति है। F0 जो है जो बहुलक वर्ग है उसके पहले आने वाला या उसके कम आकार वाले वर्ग की आवृत्ति है। और F2 जो है वो बहुलक वर्ग के तुरंत बाद आने वाला अर्थात ऊपर मतलब उससे अधिक वाले वर्ग की आवृत्ति है। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ को रख के और हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि एक ये एग्जांपल है, एक प्रॉब्लम है हमारे पास कि ये श्रेणियाँ दे रखी हैं, हमको सीरीज़ दे रखी है कि वर्ग दे रखे हैं और उनकी फ्रिक्वेंसी दे रखी है। उसमें हमको मोड की कैलकुलेशन करनी है। तो 0 से 5, 5 से 10, इस तरह से 25 से 30 तक की हमको सीरीज़ दे रखी है और उन सब की फ्रिक्वेंसी दे रखी है हमको। इसको हम टेबुलेट फॉर्म में कर लेते हैं। तो निरीक्षण की विधि के द्वारा यदि हम इसका सॉल्यूशन करें तो इसके अंदर सबसे अधिक जो आवृत्ति है, फ्रिक्वेंसी है जो सबसे अधिक है वो 10 से 15 वाला वर्ग है। सीरीज़ है 10 से 15 जिसकी की फ्रिक्वेंसी 22 है। तो ये निरीक्षण से बहुलक वर्ग का पता लगाना संभव नहीं है। इसको ग्रुपिंग मेथड यदि किसी कारण से, अब जैसे फ्रिक्वेंसीज जो है वो अनियमित है और या फिर यदि एक से अधिक जो मतलब वर्ग की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा मतलब जो मोड है एक से अधिक यदि वर्ग की फ्रिक्वेंसी है तो मतलब अधिक बहुलक वर्ग है एक से, तो हमको
फिर समूह ग्रुपिंग मेथड के द्वारा उसका मोड निकाला जाता है। तो अब यहाँ पर इस जो हम इंस्पेक्शन मेथड से जो इसका बहुलक वर्ग देख लिया हमने कि 10 से 15 वाला जो है ये बहुलक वर्ग है। अब इसका बहुलक ज्ञात करने के लिए हम ये फॉर्मूला z=L1 प्लस ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो L1 है वो 10 है। उसके बाद जो F1 की वैल्यू है, तो F1 की वैल्यू है बहुलक वर्ग जो है उसकी फ्रिक्वेंसी, तो हमने लिखी है 22। F0 क्या है? F0 है उसके ऊपर वाला वर्ग उसकी फ्रिक्वेंसी, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू है तो 2 इंटू, अब F2 माइनस F1 माइनस F0 इंटू माइनस F2, तो यहाँ पर वो सारी वैल्यू रख देंगे हम। 2 इंटू 22 माइनस 10 माइनस 14 जो है वो उसके नीचे वाला और 10 जो है वो उसके ऊपर वाला वर्ग है। इसके बाद इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे हम, इसको सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस करके इसको सॉल्व कर लेंगे और कैलकुलेशन करके इसका मोड निकाला जा सकता है। इसके बाद जो है हम ग्रुपिंग मेथड के द्वारा, जैसा कि हमने डिस्क्रीट सीरीज़ में देखा था कि ग्रुपिंग मेथड से हम किस तरह से कैलकुलेशन करके और वो उसका मोड निकाला जा सकता है। तो यदि अनियमित है तो हम ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं, या किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टी 2 या 2 से अधिक यदि बहुलक वर्ग है तब भी हम ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जैसे यही जो प्रॉब्लम है ये हमको दे रखा है 0 से 5, तो हमने ये देख लिया है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो है वो इस तरह से हमने यहाँ लिख दी, और ये जो है सीरीज़ ये इस तरह से यहाँ पर हमने लिख दी है। ये मार्क्स लिख दिए हैं और ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट मतलब ये फ्रिक्वेंसी लिख दी है और ये वैल्यूज़ लिख दी है सीरीज़ की। इसके बाद जो ग्रुपिंग हमको करनी है, तो जैसे कि हमने फर्स्ट जो है इसके अंदर जो सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी उसको अंडरलाइन कर लेंगे, फिर 2-2 की ग्रुपिंग बनाएंगे, फिर ऊपर से एक सीरीज़ एक को छोड़कर फिर 2-2 की ग्रुपिंग बनाएंगे, फिर सबसे ऊपर फर्स्ट सीरीज़ से ही हम 3-3 की ग्रुपिंग बनाएंगे, 4th 5th और 6th में हम 3-3 की ग्रुपिंग बनाएंगे यहाँ पर। और फिर जैसा कि हमने पहले किया था मेथड वही सेम है, और उसके बाद जो हाईएस्ट है उसके ऊपर हम अंडरलाइन डाल देंगे। जैसे यहाँ पर ये 36 है, यहाँ पर ये 32 है, तो इस तरह से हम, और ये उसकी एनालिसिस टेबल बना लेंगे। यहाँ पर इस वाली पिक्चर में ये साथ में ही बनी हुई है एनालिसिस टेबल, तो ये इस तरह से एनालिसिस टेबल बना लेंगे और इसकी फ्रिक्वेंसी यहाँ पर नंबर ऑफ ये टाइम कितनी बार ये आ रही है ये एनालिसिस टेबल निकाल लेंगे, और उसके बाद इस फॉर्मूले में रख कर हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये ग्रुपिंग मेथड के द्वारा फॉर्मूला दोनों में लगाना है हमको वही, z=L1 F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, यही फॉर्मूला लगाना है। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम ग्रुपिंग मेथड से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं यदि हमारे पास यदि 2 या 2 से अधिक बहुलक वर्ग हैं, तो उसका निर्धारण हम समूहन विधि के द्वारा या ग्रुपिंग मेथड के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। ये तो सारे तीनों सीरीज़ में हमने कैलकुलेशन देख ली। इसके बाद आते हैं हम कि मोड की मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या क्या हैं। तो मेरिट्स में सबसे पहले हम देखते हैं कि सरलता, सिंप्लिसिटी, कि बहुलक को समझाना और प्रयोग करना दोनों ही सरल है। कभी कभी इसका पता इंस्पेक्शन के द्वारा ही लगाया जा सकता है। श्रेष्ठ प्रतिनिधित्व, बहुलक श्रेणी का वह मूल्य है जो सबसे अधिक बार पाया जाता है। हम बहुलक उसी को कहते हैं जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे अधिक बार है। तो जो सबसे अधिक बार पाया जाता है और समूह का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करने वाला अंक है। फिर चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव, तो बहुलक पर श्रेणी के चरम मूल्यों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
बिंदु रेखीय निर्धारण, तो बहुलक का मान रेखा चित्र बनाकर भी निर्धारित किया जा सकता है। कम पदों की जानकारी से भी बहुलक की गणना की जा सकती है। तो बहुलक की गणना के लिए सभी पदों की आवृत्तियां जानना आवश्यक नहीं है। केवल बहुलक वर्ग के पहले और बाद के वर्ग की आवृत्ति ही यदि हमें पता है तो भी हम बहुलक का कैलकुलेशन बहुलक निकाल सकते हैं। इसके बाद जो दोष हैं इसमें कि अनिश्चित और अस्पष्ट, बहुलक सबसे अधिक अनिश्चित और अस्पष्ट माध्य है। यदि सभी पदों की आवृत्तियां समान हो तो माध्य को निश्चित नहीं किया जा सकता। कभी कभी एक ही स्टैटिस्टिकल डाटा में, एक ही श्रेणी में एक से अधिक बहुलक होते हैं, तब थोड़ी सी बहुलक डिसाइड करने में परेशानी होती है। चरम मूल्यों की उपेक्षा, तो बहुलक में सीमांत पदों का कोई महत्व नहीं होता है। बीजगणितीय विवेचन का अभाव है कि श्रेणी में सभी पदों पर आधारित नहीं होता है, इसलिए इसका बीजगणितीय विवेचन संभव नहीं है। भ्रमपूर्ण निष्कर्ष, कभी कभी बहुलक पूरी श्रेणी का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, इसलिए ये निष्कर्ष थोड़े से भ्रमात्मक होते हैं। कुल योग प्राप्त करना कठिन होता है। बहुलक को यदि पदों की संख्या से गुणा किया जाए तो पदों के कुल मान का योग प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्रमानुसार रखना, यदि पदों को क्रमानुसार रखना आवश्यक है, इसके बिना बहुलक मतलब इसके अंदर हमको जो वैल्यूज़ हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना होता है। यदि इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं रखेंगे तो बहुलक को ज्ञात करना संभव नहीं होता है। तो इस तरह से ये मोड की कैलकुलेशंस हो गई और कैलकुलेशंस के बाद इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स। धन्यवाद।